ये आकाशवाणी है। बस इतना ही मेरा है। आज प्रस्तुत है प्रसिद्ध रचनाकार विष्णु प्रभाकर का लिखा ये नाटक। तो आइए सुनते हैं नाटक बस इतना ही मेरा है। ऑर्डर ऑर्डर। वादी श्री अरुण ने प्रतिवादी श्रीमती इला पर जो अभियोग लगाया था वो सही साबित हुआ, इसलिए अदालत वादी श्री अरुण की तलाक की प्रार्थना मंजूर करती है। तलाक। ओह, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया ये सब? क्यों हो गया? प्रेम का परिणाम तलाक? हाँ, मैंने प्रेम किया था। मैं इस बात को कैसे भूल सकती हूँ कि अरुण के साथ जिस जीवन को मैंने जिया, जो प्रेम उससे पाया, वो हर दृष्टि से नैसर्गिक था, मांसल था। आज वो सब झूठा साबित हुआ। तलाक के बाद ही अरुण के प्रेम की याद? अरुण तो तुम्हारे जीवन से निकल चुका है। उसे याद करना अब किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। उचित अनुचित का पाठ पढ़ाने वाली तुम कौन हो? मुझे नहीं जानती। मैं हूं तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा सत्य। मेरा सत्य? तब क्या तुम ये नहीं जानती कि अरुण के मेरे जीवन से निकल जाने पर भी उसके सामीप्य में बिताए मानसिक जीवन की अनुभूति मेरे संसार से नहीं निकल सकी है। इन सब विसंगतियों के बीच रह रहकर उसी शब्दातीत सुख की याद मुझे सताती है। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि जो इस सुख का आधार था वही उद्दाम प्यार कहाँ चला गया? जो इतना बड़ा विराट सत्य था वही मिथ्या होकर नगण्य कैसे बन गया? मानती हूँ वो आज नगण्य बन गया है, लेकिन इसी कारण असत्य तो नहीं हो सकता। मेरे मन प्राणों पर न जाने कितने अमिट चिन्ह उस प्रेम ने अंकित कर दिए हैं। लंबे 16 वर्ष व्यतीत हो गए उन बातों को। 19 वर्ष की युवती थी तब। किसी पुरुष को आकर्षित करने के लिए जो कुछ अनिवार्य होता है सब मेरे पास था। देह यष्टि का मांसल सौंदर्य, नेत्र का मादक आकर्षण, व्यवहार की मनमोहिनी ऊष्मा। अरुण पागल था मेरे स्वरूप पर, और जब वो मेरे पास होता मैं भी अपने को हमेशा एक ऊंचाई पर समझती और पाती, जैसे मेरे चारों ओर प्यार का अक्षय सागर लहरा रहा है। हाँ, अच्छी तरह याद है वो दिन जब वो तावला से मेरे पास आया था और एकदम बिना किसी भूमिका के अधिकार भरे स्वर में उसने मुझे कहा था, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता इला। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा अभी, इसी सप्ताह। बोलती क्यों नहीं हो? मेरी ओर इस तरह अपलक क्यों देख रही हो? नहीं, ऐसे मत देखो, मैं पागल हो जाऊंगा। जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं? पिताजी से कहो। लेकिन अरुण, इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, बशर्ते कि तुम तैयार हो। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अरुण, सचमुच मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती हो। तुम्हारा उत्तर मुझे मिल गया। इला, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। तुम्हारी देह यष्टि ही मादक नहीं है,
तुम्हारा हृदय और मस्तिष्क भी उतना ही मोह गए। तुम सचमुच। मैं सचमुच क्या? लौट कर बताऊंगा। अभी तो तुम्हारे पिताजी के पास जाता हूं। ये विवाह इसी हफ्ते होगा, अवश्य होगा। मैं अब और अधिक तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रहूंगा। मैं जाता हूं। अरुण डार्लिंग, मैं भी तो यही चाहती हूँ। मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कितनी मादक थी बेचैन जवानी की वे क्षण, प्रणय की उत्कट लालसा से भरी हुई, प्रेम के मुक्त संगीत से आविष्टित। मैं तब प्रेम की उत्तेजना के उच्चतम शिखर पर थी। एलेन के उस झिलमिलाते आलोक में मैंने जो कुछ पाया, उसी शब्द कहाँ से दूं? लेकिन फिर वो क्या था जिसने अरुण को तुमसे अलग कर दिया? जिस संपत्ति को तुमने तिल तिल करके सहेजा था, उसी को अनायास हार बैठी। अनजान बनकर जानना चाहती हो तो सुनो। अरुण का एक मित्र था मधुकर, वो भी कवि था उसी की तरह। एक पत्नी थी उसकी भी, लेकिन मुझसे कहीं अधिक रूपसी, कहीं अधिक उन्मुक्त। सहस्र आंखों से सब उसे देखते और अपनी आंकुल बाहों में भर लेने को आतुर होते। उन सब में अरुण भी था, वही अरुण जिसने मुझे प्यार के माध्यम से पाया था। तो तुमने उसे अपने प्रेम का वास्ता देकर रोकने की चेष्टा क्यों नहीं की? मैं तब रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन एक दिन मेरे मन ने मुझसे कहा। मन? वो मैं ही थी। मैंने ही कहा था, साहस करो, प्रेम को व्यर्थ मत जाने दो। और तब तुमने सचमुच एक दिन साहस किया। अरुण से पूछा, क्या बात है अरुण, आजकल तुम रोज क्लब जाती हो, लेकिन मुझे साथ चलने के लिए कभी नहीं कहती। क्या तुम बच्ची हो जो उंगली पकड़कर चलाना होगा? उंगली क्या बच्चों की ही पकड़ी जाती है? क्या कहना चाहती हो तुम? क्या क्लब में जाकर मैं किसी की उंगली पकड़ता हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। और कैसे कहा जाता है? मुझे बेवकूफ समझती हो? कहना चाहती हो कि क्लब में जाकर मैं किसी से प्रेम करता हूँ? अगर कहना चाहूँ तो तुम चाहनों में जा सकती हो। मैं जो चाहूंगा करूंगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी मंजिल नहीं बन सकती। ठहरो अरुण, वापस लौटो। विश्वास करो, हमारे बीच में जो प्यार है वही सच है। उस सच को मिथ्या मत होने दो अरुण, मिथ्या मत होने दो, मिथ्या मत होने। कितनी व्याकुल थी तब तुम। अपने होंठ उसके होंठों पर जमा दिए थे तुमने। हाँ, लेकिन कितने ठंडे थे वे होंठ। मैं सिहर उठी थी। मुझे लगा था कि हमारे बीच में जो प्यार था वो भी ठंडा पड़ गया है। मैं उसे बांध नहीं सकी। याद है अरुण ने जब तुम्हें पहले पहले स्पष्ट रूप से दुत्कारा था, तो मैंने तुमसे क्या कहा था? कहा था, अपने अधिकार का प्रयोग करो, अपने और उसके बीच में किसी को मत आने दो, मुझे भी नहीं। ये तुम्हारे प्रेम का अपमान है। हाँ, याद है, तुम्हारी सीख ने मुझे साहस दिया। मैं फिर एक दिन अरुण को घेर सकने में समर्थ हो गई। मेरे रास्ते से हट जाओ इला। 16 वर्ष तक मैं एक भ्रम पालता रहा हूं। तुम्हारी और मधुरिमा की कोई तुलना नहीं हो सकती। वो रूप और यौवन का प्रतीक है, नारीत्व का गौरव है, उसमें गति है, आकर्षण है। तुम में है मात्र बस एक ठहराव। तुम संवेदनशील पत्नी हो सकती हो, प्रेयसी नहीं, जो पुरुष की प्रेरणा है। वो ऊष्मा तुम में नहीं है। मुझे अपनी बुद्धि पर तरस आता है। कैसे मैं बावला सा इधर उधर भागता रहा, कैसे मैंने तुम्हें पाने का हट किया, कैसे इतने वर्ष बिता दिए इस भ्रम में। लेकिन अब मैंने अपनी मंजिल पा ली है। तुमने अपनी मंजिल पा ली है, लेकिन तुम मुझे बताओ, मैं अपनी मंजिल कैसे खो दूं? मेरा क्या होगा? इन बच्चों का क्या होगा? ये सब कुछ समझते हैं अरुण, खासकर बड़ी लड़की मीना। तुम्हारी क्रूरता ने इन सब बच्चों के मन प्राणों को कटुता से भर दिया है। इनके भविष्य के बारे में मैं क्या करूंगी? तुम कुछ भी करने को स्वतंत्र हो। तुमने ही उन्हें मुझसे नफरत करना सिखाया है,
लेकिन ये अच्छा ही है कि वो तुमसे प्यार करें। तुम कॉलेज में पढ़ा रही हो, तुम्हें कोई आर्थिक कठिनाई नहीं, तुम बच्चों को अपने साथ ले जा सकती हो। मैं मुक्ति चाहता हूं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक? हाँ, तुम समझती हो मुझे कुछ पता नहीं? तुम अनिरुद्ध को प्यार करती हो, मैंने तुम्हें उसकी बाहों में देखा है, मेरे पास प्रमाण है। तुमने ये क्या कहा? वही जो सच है। बको मत। तुम्हारे मुंह से शब्द सुनकर लज्जा आती है कि ऐसे व्यक्ति भी कभी मेरा पति रहा है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास प्रमाण मौजूद है? हाँ, तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर है? बोलो, चुप क्यों हो? इसीलिए ना कि कोई तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं। क्या होगा उत्तर देने से? काश मैं अनिरुद्ध के योग्य होती। पर जाने दो उन बातों को, उस पवित्र आत्मा को इस पाप मंग पे मत घसीटो। अरुण, सुनो, मैं अभी सब कुछ भूलकर तुमको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें मधुरिमा से मिलने से नहीं रोकूंगी। लेकिन अरुण, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैं जो कुछ अच्छा समझूंगा करूंगा। मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं। अरुण, सुनो अरुण, लौट आओ अरुण। लेकिन वो नहीं लौटा। कैसी विचित्र स्थिति थी मेरी। मैं उसे स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी और विद्रोह करने की शक्ति भी मुझ में नहीं थी। जैसे मेरा सब कुछ टूट गया था। आदमी अपने आप को बहलाने के लिए कितनी झूठ पालता रहता है। इतने वर्ष मैं भी तो एक झूठ पर पलती रही। नहीं तो अरुण, मुझ पर अनिरुद्ध से व्यभिचार करने का आरोप कैसे लगा था? सौम्य मूर्ति अनिरुद्ध, उसी का मित्र है, उसी का होने के कारण वो मेरे जीवन में आया। लेकिन एक बार भी तो उसने वो नहीं कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था, वो नहीं किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जब हम एकांत में मिले हैं, सांत्वना के स्वर में उसने सदा यही कहा। चिंता मत करो इला, अरुण एक दिन लौट आएगा। मधुरिमा और उसमें कहीं कोई साम्य नहीं है। दोनों का समान मानसिक धरातल न हो तो प्रेम स्थायी नहीं होता। मधुरिमा विवाहिता है, उसे आसानी से तलाक नहीं मिल सकता। लेकिन अरुण को तो मिल सकता है। उसे भी कैसे मिल सकता है? क्या तुम विरोध नहीं करोगे इला? नहीं अनिरुद्ध, नहीं नहीं नहीं, ये पागलपन है। प्रेम से बड़ा कोई अधिकार नहीं होता। तुमको विरोध करना होगा इला, तुमको लड़ना होगा। क्या होगा उस सब से? वो भी तड़पेगा और मैं भी तड़पूंगी। हाँ, दोनों की ये तड़प शायद दोनों को पास ला सके। सच? तुम्हें विश्वास है? अच्छा, सोच कर देखना, फिर जैसा भी निर्णय करो मुझे कहलवा देना। मुझसे जो भी हो सकेगा वह करूंगा। अब जाता हूं। तो ऐसा था वो शर्मिला अनिरुद्ध, जिसको लेकर अरुण ने मुझ पर लांछन लगाया। लेकिन शायद वो बहुत गलत भी नहीं था। एक दिन मैं स्वयं देखती हूँ कि मैंने अपना सारा भार अनिरुद्ध पर डाल दिया है। बच्चों ने पहले इस परिवर्तन को शंका की दृष्टि से देखा, लेकिन फिर मम्मी, और अनिरुद्ध अंकल है ना? बोलो, रुक क्यों गई बेटी? क्या बात है? क्या अंकल अनिरुद्ध का यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। डैडी के लिए तो हम जैसे जीते जी मर गए हैं। उन्हें ना घर की चिंता है, ना हम बच्चों की। ना तुम ये सब। मम्मी, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। तो मम्मी, और डैडी की तुलना में अंकल अनिरुद्ध बहुत अच्छे हैं। वो हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। मीना, ये जानकर कि अनिरुद्ध को मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं, मैं उसके प्रति एक ऐसे आकर्षण में बनती चली गई
जिसको तोड़ना मेरे लिए असंभव हो गया था, उसके आने न आने का मेरे मन और प्राणों पर प्रभाव पड़ने लगा था। बहुत बार उसे देखकर मैं पुलक पुलक उठी हूँ, और फिर उस पुलक की ऊष्मा के कारण कितनी रातें जाग कर काटती हैं। लेकिन दूसरी ओर अपने को अरुण से भी अलग नहीं समझ पाती थी। उसने घर आना बंद कर दिया था। 2 वर्ष बाद उसने तलाक का मुकदमा भी दायर कर दिया। मुझ पर दुराचार का दोष लगाया, लेकिन मैं जवाब देने नहीं गई। मैं उसकी राह का रोड़ा नहीं बनना चाहती थी। मैं अब भी उससे प्रेम करती हूँ। लेकिन ये भी सत्य है कि उसी प्रेम के सहारे तुम अपना जीवन नहीं बिता सकती। अरुण ने कानूनी तौर पर तुमसे संबंध विच्छेद कर लिया है। अब तुम मुक्त हो, तुम्हें एक नई डगर चुननी होगी। क्या मुझे नई डगर चुननी होगी? क्यों? जिस प्रकार आज रह रही हूं उसी प्रकार क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि तुम प्यार की भूखी हो। 35 वर्ष की हो गई हो, लेकिन मन तुम्हारा अभी 20 वर्ष की युवती जैसा है। सुनो, कांपो नहीं। मैं कहती हूँ कि अनिरुद्ध अनजाने ही तुम्हारे जीवन में बहुत दूर तक आ चुका है। उसे पूरी तरह आने दो, उसे स्वीकार कर लो। ये तुम क्या कहती हो? वही जो सच है। नहीं नहीं नहीं, तुम अनिरुद्ध को प्यार करती हो। नहीं नहीं। मुझसे छुपाती हो। देखो, तुम्हारी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जाती हैं। तुम्हारे कान पाँव की जानी पहचानी आहट सुनना चाहते हैं। तुम बड़ी बेसब्री से अनिरुद्ध की बाट जोह रही हो। वो आने वाला है। लो, वो आ गया। हाँ, अनिरुद्ध आ गया है, दुख सुख का साथी, मेरा अनिरुद्ध। जरा दूरी से वो मुझे मौन एकटक देख रहा है। तलाक के ऐसा अपमान से उत्पन्न ये उत्कट पीड़ा, ये सर्वग्रासी यातना जिसने मेरे जीवन को जड़ बना दिया है, ये सब इससे छिपी नहीं है। वो और मेरे निकट आ गया है। इसकी आंखों में जो एक स्वप्न रह रह कर उभर रहा है, उससे मैं बेखबर नहीं हूँ। ये कैसा मौन है। मैं अनिरुद्ध के निकट खींचती चली जा रही हूँ। इस प्रचंड तूफान के बीच मैं उसे अपनी बहुत पास पा रही हूँ, बहुत भीतर। मैं उसकी बाहों में हूँ। अनिरुद्ध, तुम पिछले जन्म में मेरे क्या थे जो मेरे लिए इतना करते हो? पिछले जन्म की सुध मुझे नहीं है इला। इस जन्म में जो कुछ हो रहा है उसकी व्याख्या भी मैं नहीं कर सकता। शब्द से निरर्थक और माध्यम क्या होगा भला, लेकिन फिर भी मनुष्य आज सबसे अधिक उसी पर निर्भर है। हंसो नहीं इला, हंसो नहीं। अपना इरादा बताओ, क्या करना चाहती हो? विश्वास रखो, मैं जीवन को जीना चाहती हूँ, उसे भागना नहीं चाहती। ये हुई ना बात, यही होना चाहिए इला। यही होगा। सुनो इला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो। तुम कुछ और तो नहीं सोचोगी? सारा समय सोचती ही तो रहती हूँ। इतना सोचती हूँ कि जो कुछ तुम कहना चाहते हो वो भी जानती हूँ। जानती हो तो फिर? तो यही कि अभी कुछ निर्णय नहीं कर पा रही अनिरुद्ध। मुझे और सोचने दो। हाँ हाँ,
सोच लो, अभी तो कोई जल्दी थोड़ी है। तुम्हें अपने बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए। बच्चों से मैं पूछ चुकी हूँ। मीना सबसे बड़ी है, सयानी है, उसे मैंने सब कुछ बता दिया है। फिर सभी बच्चे तुम्हें बेहद चाहते हैं। तो फिर तुम्हारे मन में ये हिचकिचाहट? अब कोई हिचकिचाहट ही नहीं, अनिरुद्ध। मैं तुम्हारी हूँ। इला, हेलो, हाँ, मैं इला बोल रही हूँ। ओह, आप आज्ञा कीजिए। क्या आज गोष्ठी है? नए प्रकाशनों की समीक्षा होगी? बहुत अच्छा कार्यक्रम है जी। अरुण की नई पुस्तक? हाँ हाँ, मैंने पढ़ी है। अच्छा, वो इतने बड़े पत्र का संपादक बन गया है। खैर, मैं आज की गोष्ठी में जरूर आऊंगी। हाँ हाँ, जी हाँ जी हाँ, मैं कॉलेज से सीधी वहां पहुंच जाऊंगी। अपने को नया मानने वाले इस कथाकार की भाषा तो देखिए, कैसी लचर, प्रतीक कैसे झूठे। भला किसी के नथुने फड़कते देखकर किसी को मेंढक, कछुए या सांप की याद आती है? ऐसा अविश्वसनीय कथानक, फूहरता से गढ़े हुए अप्रामाणिक पात्र, क्या ये सब प्रमाणित नहीं करते कि लेखक कंफ्यूज्ड और फैशन परस्त है? और हो क्यों ना, जो जीवन में सच्चा नहीं वो साहित्य में प्रामाणिक कैसे होगा? जो वस्त्रों के फैशन की तरह पत्नियां बदलता है, जो प्रेम के नाम पर विश्वासघात करता है, जो निष्ठुरता को निस्संगता की संज्ञा देता है, जो व्यभिचार को मुक्ति मानता है, जो आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप इस प्रकार अरुण की निंदा करें? आप साहित्य की बात करें, व्यक्ति की नहीं। साहित्य में आपसे ऊंचा है, बहुत ऊंचा। और व्यक्ति के रूप में यदि उसने अपराध किया है तो मेरे प्रति किया है, उसकी निंदा करने का अधिकार मेरा है। दूसरा यदि कोई ऐसा करता है तो दोनों हाथों से मैं उसका मुंह नोच लूंगी। ओह, आज ये सब क्या हो गया, क्या हो गया ये सब? मैंने अरुण का पक्ष लिया। ओह, मैं अब अनिरुद्ध को कैसे मुंह दिखाऊं, क्या कहूं उसे? उस सौम्य, सरल और विश्वासी के प्रति मैं इतनी जल्दी झूठी हो गई। आज की साहित्यिक गोष्ठी में मैंने अरुण का पक्ष लेकर आलोचकों का मुंह नोचने की धमकी दी। तुम तो कहती थी कि तुम अरुण से नफरत करती हो। हाँ हाँ, मैं नफरत करती हूँ। मैं उस बदजात कमीने से अपने प्राणों की पूरी शक्ति के साथ अब भी नफरत करती हूँ। नहीं, तुम नफरत नहीं करती, तुम अपने को धोखा देती हो। तुम झूठी हो। मैं झूठी हूँ? हाँ, तुम झूठी हो। तुम अरुण पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ सकी हो। कहो, छोड़ सकी हो? शायद तुम ठीक कहती हो। मैं उस पर से अपना अधिकार नहीं छोड़ सकी। मैं उसकी बातें याद करती हूँ तो उसकी हो रहती हूँ। उसका अपमान मुझे अपना अपमान लगता है। और जब अनिरुद्ध के पास होती हो तो उसको अर्पित हो जाती हो। नहीं 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 नहीं, क्या? मैं झूठी हूँ। मैंने विश्वासघात किया है। मैंने अनिरुद्ध के साथ विश्वासघात किया है। मेरे लिए एक ही मार्ग शेष रह गया है। उत्तेजित मत हो। मैंने कहा था ना, स्त्री पुरुष के संबंध तर्कातीत हैं। कैसा विश्वासघात? किसके प्रति विश्वासघात? तुम आत्महत्या करने की बात सोच रही हो। मुझे केवल एक ही बात कहनी है, जो कुछ भी करो अनिरुद्ध से पूछ कर करो। नहीं नहीं,
मैं नहीं पूछ सकती। वो अधिकार में खो बैठी हूँ। क्या क्या नहीं खो बैठी? हाँ, बोलो। कहाँ गई तुम? कहाँ गई? ओ, मुझे किस भ्रम में डाल गई? क्या 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 मैं अनिरुद्ध सब कुछ कह दूं? क्या क्या उसे कहने का साहस मुझ में है? ओह, नहीं नहीं नहीं। ओह, ये तो अनिरुद्ध आ रहा है। हे प्रभु, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं मैं? हे प्रभु, क्या करूं मैं? अरे इला, तुम यहाँ कमरे में अकेली क्यों बैठी हो? और ये क्या, इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कह दिया? किसी ने कुछ नहीं कहा। जो कुछ कहा मैंने ही कहा। क्या कहा? किससे कहा? कौन आया था यहाँ? सुनोगी? कहोगे तो क्यों नहीं सुनूंगा। तुम्हारे मुख से कुछ भी सुनना बहुत अच्छा लगता है इला। देखती हूँ ये सुनना कैसा लगता है। मैं तुमसे आज मन की बात कहना चाहती हूँ। तुम्हारे मन में कुछ ऐसा है जिसे तुम जानती हो और मैं नहीं जानता? खैर, तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। अनिरुद्ध, ये तो तुम जानते ही हो कि अरुण की एक पुस्तक अभी बाजार में आई है। वो बहुत सुंदर है। हाँ, पढ़कर मुझे भी सुंदर लगी। लेकिन आज की साहित्यिक गोष्ठी में उसके साथियों ने उसकी बड़ी निंदा की। मुझे लेकर उसे व्यभिचारी, विश्वासघाती, आदर्शहीन, निष्ठुर, न जाने क्या क्या कहा। मुझे देखकर कुछ अधिक कहा। पहले तो मैं सुनती रही, फिर कही चीख उठी, आपको यह अधिकार किसने दिया है? अरुण की निंदा करने का अधिकार मेरा है। दूसरा यदि कोई ऐसा करता है तो दोनों हाथों से मैं उसका मुंह नोच लूंगी। इसके बाद चुप क्यों हो गई इला? कह चलो। और भी सुनने को कुछ शेष रह गया है। हाँ, जो शेष रह गया है वही तो मैं सुनना चाहता हूँ, और वही तुम्हारी आंखें मुझसे कह रही हैं। मैंने अब तक जो कुछ कहा उसके संबंध में कुछ नहीं कहोगे? उसके संबंध में मुझे क्या कहना है इला? तुम मेरे पास लौट आई हो। नहीं लौटती तो ये सब कहती कैसे? बस केवल इतना ही मैं चाहता हूँ। इतना ही मेरा है। इतना ही मेरा है। इतना ही मेरा है। हाँ, इतना ही मेरा है। इतना ही मेरा है। बस इतना ही मेरा है। अभी आप प्रसिद्ध रचनाकार विष्णु प्रभाकर का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सुधा शिवपुरी, राम गोपाल बजाज, कुलभूषण खरबंदा, कुमुद नागर और कुसुम जोशी। प्रस्तुति सहयोग कृष्ण कुमार नरूला का था और नाटक के निर्देशक थे चिरंजीत। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।